हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओ टू द वेस्ट विंड, जिसे कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट पर्सी बी शेले या पीबी शेले के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे बेसिकली ईयर 1819 में लिखा गया और फिर एक साल के बाद यानी ईयर 1820 में इसे पीबी शेले की ही एक कलेक्शन जिसका नाम प्रोमीथियस अनबाउंड विद अदर पोएम्स था, तो उसमें इसे पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस 70 लाइंस के कंप्लीट पोएम को इसे 5 सेक्शंस में या 5 कैंटोज में डिवाइड किया गया है और इसके हर एक सेक्शन को भी फर्दर 5 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है। यानी इसका हर एक सेक्शन अपने आप में ही एक कंप्लीट पोएम है या किसी सोनेट की तरह है, जिसमें कि हमें टेरेसा रिमा नाम का एक काफ़ी पॉपुलर या फेमस राइम स्कीम देखने को मिल जाता है, जिससे कि दांते ने अपने एक फेमस वर्क डिवाइन कॉमेडी में उसे यूज़ किया था। और अब फाइनली रही बात इस टॉपिक के थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये कंप्लीट पोएम डेथ और रीबर्थ यानी मृत्यु और पुनर्जन्म के थीम से मेनली डील करता है, जहाँ पर पोएट वेस्ट विंड को या पश्चिमी हवा को वो उसे एक डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं और प्लस वो उसे एक प्रिजर्वर भी कहते हैं। यानी वेस्ट विंड या पश्चिमी हवा जब चलती है तो वो अपने साथ हर जगह डिस्ट्रक्शन या तबाही लेकर आती है, बट ये डिस्ट्रक्शन ज़रूरी भी है एक नए युग के लिए, एक नए एज के शुरुआत के लिए, क्योंकि अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट सेक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter's fling, yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitude, O thou whose chariotest to their dark wintry bed, the winged seats where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thy azure sister of the spring shall blow. तो इन लाइंस में वाइल्ड का मतलब है वेस्ट विंड या पश्चिमी हवा, जो कि बिल्कुल ही टेमलेस या अनकंट्रोलेबल होता है और वो किसी के भी काबू में नहीं आता। फिर दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग का मतलब है कि जिस तरह से एक इंसान के लिए ब्रीदिंग या ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी तरह से ऑटम के सीज़न के लिए वेस्ट विंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी वेस्ट विंड के होने से ही ऑटम सीज़न का अस्तित्व है, उसका वजूद है। फिर एन्चेंटर का मतलब है कोई मैजिशियन या विच यानी कोई जादूगर या तांत्रिक टाइप का कोई व्यक्ति। फिर पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड का मतलब है कि एक ऐसे बीमार लोगों का समूह या ग्रुप जिनके चेहरे से रंग बिल्कुल उड़ गया हो। फिर चैरियटिस्ट का मतलब है कि वेस्ट विंड किसी रथ के सारथी की तरह वो बीजों को या सीड्स को धरती के नीचे ले जाने का काम करता है। फिर विंट्री बेड का मतलब है ज़मीन के नीचे वाली सतह या नीचे वाली लेयर, जहाँ पर बीज पूरे विंटर सीजन वो उसके नीचे ही दबे रहते हैं या सोए रहते हैं। फिर विंग्ड सीड्स का मतलब है एक ऐसी तरह के बीज जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उनके पंख लगे हुए हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और लास्टली दाइन अजूर सिस्टर का मतलब है वेस्ट विंड की ब्लू सिस्टर यानी ईस्ट विंड, जो कि अपने साथ स्प्रिंग सीजन को लाने का काम करती है। तो अब गाइस, इस फर्स्ट सेक्शन के पहले 3 स्टैंजास में तो पोएट हमें वेस्ट विंड का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वेस्ट विंड कितना पावरफुल है, वो कितना फ्री है और उसके ज़मीन पर चलने से वो अपने आसपास के सभी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करता है। बट इस डिस्क्रिप्शन को देते हुए या इसके दौरान ही पोएट वेस्ट विंड को अपने पास बुलाते भी हैं या वो उसे इन्वोक करने का भी काम करते हैं, एज इफ़ कि वो कोई व्यक्ति हो या वो कोई स्पिरिट हो। तो अब सबसे पहले तो पोएट वेस्ट विंड से ये कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, तुम कितने वाइल्ड
पावरफुल और अनकंट्रोलेबल हो, तुम पे किसी का भी काबू नहीं है, और तुम्हारे होने से ही ऑटम सीजन का अस्तित्व है या उसका वजूद है। यानी तुम ही ऑटम सीजन की जान हो या तुम उसके ब्रेथ हो। फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, वैसे तो तुम बिल्कुल ही अदृश्य हो या इनविजिबल हो, बट तुम्हारे यहाँ आने से या तुम्हारे सिर्फ यहाँ मौजूदगी से ही पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते वो तुम्हें देखकर ऐसे भागने लगते हैं या ऐसे उड़ने लगते हैं, जैसे कि एक जादूगर को या किसी तांत्रिक को देखकर भूत भागने लगते हैं। फिर इसके सेकंड और थर्ड स्टैंजा में पोएट वेस्टविंड से ये कहते हैं कि पेड़ों से गिरे सभी सूखे पत्ते जो कि पीले, काले, फीके और लाल रंग के हैं, तो इन सभी पत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि वो सभी पत्ते लोगों के किसी एक बड़े से समूह की तरह हैं, किसी ग्रुप की तरह हैं जो कि बीमार हैं। और तुम उन सभी सीड्स को या बीजों को किसी रथ के सारथी की तरह तुम उन्हें अपने हवा रूपी रथ में बिठाकर तुम उन्हें ज़मीन के नीचे ले जाकर ऐसे बिखेर देते हो या ऐसे दबा देते हो जहाँ पर वो पूरे विंटर सीजन वो बस सोते रहते हैं। जिस तरह से एक इंसान की डेड बॉडी उसके कब्र में बस सिंपली पड़ी रहती है, तो उसी तरह से वो बीज या वो सीड्स भी ऐसे ही ठंडे ज़मीन के नीचे सिंपली बस पड़ी रहती है, जब तक कि वेस्ट विंड की ब्लू सिस्टर यानी ईस्ट विंड या पूर्वी हवा अपने साथ स्प्रिंग का मौसम नहीं लेकर आती है और उन्हें नहीं जगाती है, तो तब तक वो बीज वैसे ही वहाँ ऐसे ज़मीन के नीचे बस सोते रहते हैं या पड़े रहते हैं। फिर इसके फोर्थ और फिफ्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, her clarion over a dreaming earth, unfilled driving sweetbird like flocks to feed in air, with living hues and odor plain and hail, wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver, hear O hear। तो इन लाइंस में क्लैरियन का मतलब है ट्रम्पेट या शहनाई जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर ड्रीमिंग अर्थ का मतलब है इनएक्टिव लैंड या सोती हुई ज़मीन। फिर फ्लॉक्स का मतलब है भेड़ों का एक झुंड, जिसे कि यहाँ पर फूलों की नई सफ़ेद कलियों से कंपेयर किया गया है। फिर ह्यूज का मतलब है ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग इन द नेचर। और लास्टली ओडर का मतलब है फूलों की खुशबू जो कि स्प्रिंग के मौसम में हर तरफ फैली होती है। तो अब गाइस इस फोर्थ और फिफ्थ स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि वो सभी सीड्स या बीज जिन्हें कि वेस्ट विंड ने ज़मीन के नीचे ले जाकर बिखेर दिया था या दबा दिया था, तो वो बीज तब तक वहीं ज़मीन में ऐसे ही सोते रहेंगे जब तक कि वेस्ट विंड की ब्लू सिस्टर यानी ईस्ट विंड वहाँ आकर वो उन्हें अपने ट्रम्पेट से या अपने किसी शहनाई जैसे इंस्ट्रूमेंट से उन्हें बजा कर उठा नहीं देती ज़मीन से। यानी वेस्ट विंड की बहन ईस्ट विंड के आने से स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है, और तब जितने भी जो बीज जो ज़मीन के नीचे सोए हुए थे अब तक, तो वो अब स्प्रिंग के मौसम आने से वो फूल की नई नई छोटी छोटी कलियों का रूप ले लेते हैं, और ऊपर से देखने पर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो सफ़ेद बालों वाले भेड़ों के किसी झुंड की तरह हो, जो कि खुली हवा में, ताज़ी हवा में वो बड़े आराम से पनप रहे हो। तो ईस्ट विंड के आने से बेसिकली सभी जगहों पर, चाहे वो ज़मीन हो या पहाड़ी वाला इलाका हो, सभी जगहों पर फिर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और मीठे खुशबू की महक सी भर जाती है। और पोएट फिर से एक बार वो वेस्ट विंड से ये कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, तुम बिल्कुल किसी वाइल्ड अनकंट्रोलेबल स्पिरिट की तरह हो, जो कि इस एटमॉस्फेयर के हर कोने में तुम बिल्कुल आराम से फ्रीली फ्लो करते हो। तुम एक डिस्ट्रॉयर भी हो और तुम ही एक प्रिजर्वर भी हो। डिस्ट्रॉयर इसलिए क्योंकि तुम सभी सूखे पत्तों को और सभी बीजों को यहाँ वहाँ ज़मीन में बिखेर देते हो और उन्हें यहाँ वहाँ फैला देते हो। और प्रिजर्वर इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऐसे करने से ही जितने भी जो बीज हैं, वो जो सीड्स हैं, तो उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, उन्हें एक ऐसा वातावरण मिल जाता है जिसकी वजह से वो सीड्स फिर स्प्रिंग के मौसम में वो ग्रो कर पाते हैं, वो नर्चर कर पाते हैं। तो वेस्ट विंड के इन्हीं पावरफुल क्वालिटीज़ की वजह से पोएट उसे बार बार बुलाते हैं और वो उसे अपनी बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के फर्स्ट सेक्शन को, और अब हम चलते हैं इसके सेकंड सेक्शन की ओर। तो इसके सेकंड सेक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean. Angels of rain and lightning, they are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce Maenad. Even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the locks of the approaching storm.
तो इन लाइंस में स्ट्रीम का मतलब है आकाश की ऊंचाइयों में चलती हुई या बहती हुई हवा। फिर मिड द स्टीप स्काइज कमोशन का मतलब है आकाश की उन ऊंचाइयों में जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर एक शोर सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देती है जब वो वेस्ट विंड आकाश की उन ऊंचाइयों में फ्रीली फ्लो करता है। फिर टैंगल्ड बाउस का मतलब है कि जिस तरह से एक पेड़ की शाखाएं या टहनियाँ आपस में उलझ जाती हैं या इंटरट्वाइंड हो जाती हैं, तो उसी तरह से जब हम एक ओशन के पास या एक समुद्र के पास जाकर खड़े होते हैं तो काफ़ी दूर एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे उस जगह पर आकाश और समुद्र आपस में मिल गए हों और वो एक हो गए हों। उसी तरह से जिस तरह से एक पेड़ की शाखाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं या उलझ जाती हैं। फिर एयरी सर्च का मतलब है वेस्ट विंड का काफ़ी तेज़ी से फ्लो करना या मूव करना। फिर फियर्स मिनाट जो यहाँ पर वर्ड है तो ये रेफर करता है उन फीमेल फॉलोअर्स को या उन डिवोटीज़ को जो कि ग्रीक गॉड डायनेसिस की पूजा करती हैं। और जब वो महिलाएं ग्रीक गॉड डायनेसिस की भक्ति में या डिवोशन में बिल्कुल लीन हो जाती हैं या एस्थेटिक हो जाती हैं तो तब वो बिल्कुल पागलों की तरह वो डांस करने लगती हैं और उनके खुले बाल हवा में फिर लहराने लगते हैं। फिर डिम वर्ज का मतलब है ज़मीन में हल्की सी बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन दिखना। और लास्टली जेनिथ्स हाइट का मतलब है आकाश की सबसे ऊंचे पॉइंट तक। तो अब गाइस जैसा कि इसके फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि वेस्ट विंड के ज़मीन पर चलने से उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बेसिकली पेड़ों पर, सूखे पत्तों पर और सीड्स पर। तो ठीक उसी तरह से अब इस सेकंड सेक्शन में पोएट हमें वेस्ट विंड के उन इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं जब वो आकाश की ऊंचाइयों में फ्रीली फ्लो करता है या वहाँ पर वो बहता है। तो अब सबसे पहले तो पोएट वेस्ट विंड से या पश्चिमी हवा से वो ये कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, तुम बिल्कुल हवा के उस बहते हुए नदी की तरह हो जो कि अपने साथ उन बादलों को भी आकाश की उन ऊंचाइयों तक लेकर चला जाता है, उन्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां पर हमें तेज हवाएं चलने की शोर सुनाई देती है। फिर पोएट वेस्ट विंड से आगे ये कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे ज़मीन पर चलने से पेड़ों पर से सभी सूखे पत्ते ज़मीन पर झड़कर गिर जाते हैं, तो ठीक उन पेड़ों के पत्तों की तरह ये बादल भी आकाश में एकदम यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं जब तुम आकाश की ऊंचाइयों में बिल्कुल फ्रीली फ्लो करते हो या बहते हो। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर वो सूखे पत्ते पेड़ों पर से टूटकर गिरते हैं तो आखिर ये बादल फिर किस तरह के पत्ते हैं और वो कौन सी टहनियों से टूटकर गिरते हैं। तो देखिए पोएट से तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा यही जवाब मिलता है कि वो बादल असल में ऐसे तरह के पत्ते हैं जो कि समुद्र और आकाश नामक पेड़ों के टहनियों से टूट कर गिरते हैं और वो फिर पश्चिमी हवा या वेस्ट विंड के धाराओं के साथ मिलकर वो आकाश की ऊंचाइयों में फ्लो करते हैं। फिर इस सेकंड सेक्शन के दूसरे और तीसरे स्टैंजा में पोएट अब उन बादलों को या क्लाउड्स को किसी एंजल से कंपेयर करते हैं और उनका अब ये कहना है कि वो क्लाउड्स असल में किसी एंजल की तरह हैं या किसी देवता की तरह हैं जो कि अपने साथ रेन और लाइटनिंग यानी बारिश और बिजली लेकर आने का काम करते हैं। बट अभी तो फिलहाल वो बादल सिर्फ उस नीले आकाश में उन वेस्ट विंड के साथ सिंपली फ्लो कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक पागल महिला के बाल भक्ति में लीन होकर नाचने पर उसके बाल बिखर जाते हैं और फ्लो करने लगते हैं। तो उसे झूमते हुए पागल महिला के बालों की तरह वो बादल भी अभी ज़मीन के एकदम आखिरी एंड से लेकर वो आकाश के सबसे ऊंचे चोटी तक वो बादल हर जगह फैले हुए हैं और वो वेस्ट विंड के साथ सिंपली फ्लो कर रहे हैं। और उन्हें देखने पर अब ऐसा लगता है कि जल्द ही वो अपने साथ एक जोरदार तूफान लेकर आने वाले हैं। फिर इसके फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, Thou dirge of the dying year, to which the closing night will be the dome of a vast sepulchre, vaulted with all thy congregated might of vapors, from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. O hear! तो इन लाइंस में डाउ डज ऑफ द डाइंग ईयर का मतलब है कि वेस्ट विंड या पश्चिमी हवा एक सैड सॉन्ग की तरह है जो कि अपने साथ ऑटम का सीज़न और डिस्ट्रक्शन लेकर आती है और उसके बाद साल का अंत हो जाता है। इसलिए पोएट यहाँ पर वेस्ट विंड को एक लैमेंटेशन से या एक सैड सॉन्ग से भी कंपेयर करते हैं। फिर डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्कर का मतलब है एक बड़ा सा बेरियल ग्राउंड या मकबरा जो कि सेमी सर्कुलर शेप में हो। फिर वॉल्टेड का मतलब है ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा होना, बेंड होना या आर्च शेप में होना। फिर ब्लैक रेन का मतलब है काले बादलों में से तेज़ बारिश होना। फिर फायर का मतलब है लाइटनिंग या बिजली कड़कना। और लास्टली हेल का मतलब है बर्फ़ के ओले बरसना।
तो अब गाइस इस सेकंड सेक्शन के आखिरी दो स्टैंजास में पोएट वेस्टविंड से अब ये कहते हैं कि ओ वेस्टविंड, तुम एक लैमेंटेशन की तरह हो या तुम एक सैड सॉन्ग की तरह हो जिसके आने से सब कुछ एकदम तहस नहस और बर्बाद हो जाता है और उस पर्टिकुलर साल का अंत भी काफ़ी करीब या पास आ जाता है। यानी पोएट यहाँ पर लेट ऑटम और विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, जिसके बाद फिर वो पर्टिकुलर साल ख़त्म हो जाता है और एक दूसरा साल शुरू हो जाता है। फिर पोएट वेस्ट विंड से आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे रात के समय आने से पूरा आकाश और पूरी धरती काले बादल से ढक जाते हैं या कवर हो जाते हैं और वो सीन देखने में बिल्कुल किसी वास्ट सेमी सर्कुलर शेप के जो मकबरे होते हैं ना, जो कि ज़मीन को बिल्कुल कवर किए होते हैं, तो वो बादल भी बिल्कुल वैसे ही किसी टॉम की तरह या किसी मकबरे की तरह लगते हैं जिसने पूरे आकाश को और ज़मीन को एक सेमी सर्कुलर शेप से कवर करके रखा हो। और लास्टली फिर पोएट ये कहते हैं कि उन काले बादलों में जो इकट्ठा हुई नमी है या वेपर है, तो वो फिर काफ़ी तेज़ी से बारिश के रूप में, बर्फ़ के ओलों के रूप में और बिजली के साथ मिल करके वो सभी एक साथ बरसने लगती हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के सेकंड सेक्शन को, और अब हम चलते हैं इसके थर्ड सेक्शन की ओर। तो इसके थर्ड सेक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Thou, who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean, where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams, beside a pumic isle in Bay's Bay, and saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves' intenser day, all overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense paints picturing them. तो इन लाइंस में समर ड्रीम का मतलब है कि पूरे गर्मियों के सीज़न के दौरान मेडिटेरेनियन सी जो है, तो वो पूरे गर्मियों के सीज़न के दौरान वो बस किसी इंसान की तरह सोता रहा और सपने देखता रहा। यानी समर टाइम में मेडिटेरेनियन सी काफ़ी काम और इनएक्टिव होता है। फिर कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स का मतलब है कि उस मेडिटेरेनियन सी में जो धाराएं बहती हैं, जो वेव्स बहते हैं, तो गर्मियों के सीज़न में वो वेव्स काफ़ी काम, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेडिटेरेनियन सी खुद अपने ही सूदिंग वाटर फ्लो को और अपने ही वेव्स की आवाज़ों को सुनकर वो पूरे समर टाइम सोता रहा। फिर पमिस आइल जो यहाँ पर वर्ड है, तो ये रेफर करता है एक आइलैंड को या एक टापू को जो कि इटली देश के नेपल्स सिटी में लोकेटेड है। और उसी पमिस आइलैंड के बगल में बेइस बे नाम का एक कोस्टल टाउन भी है जहाँ पर पहले रोमन एम्पायर स्थापित था। और लास्टली अजूर मॉस का मतलब है समुद्र के नीचे जो नीले रंग के या ब्लू कलर की काई पाई जाती है ना, वो। तो अब गाइस, अब तक पिछले दो सेक्शंस में हमने यही देखा कि वेस्ट विंड जब ज़मीन के ऊपर फ्लो करता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जब वो आकाश की ऊंचाइयों में फ्लो करता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट अब इस थर्ड सेक्शन में पोएट हमें वेस्ट विंड के उन इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं जब वो समुद्र के ऊपर और डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लो करता है। तो अब सबसे पहले तो पोएट वेस्ट विंड से ये कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, आखिर तुमने उस मेडिटेरेनियन सी को भी उसके नींद से जगा ही दिया, जो कि पूरे गर्मियों के सीजन से लेकर अब तक बड़े आराम से वो पमिस आइलैंड के बगल में बेस बी के पास वो अपने ही सूदिंग आवाज़ों को सुनकर वो बड़े आराम से सो रहा था। बट अब तुमने उसे इस ऑटम सीजन में आकर जगा दिया है और उसे एक्टिव कर दिया है, वरना वो तो बड़े आराम से वो बेस बी नाम के एक जगह के पास वो सो रहा था और वो अपने नींद में ये सपने देख रहे थे कि कैसे बेस बी के पास जो बड़े बड़े पैलेसेस और टावर्स थे, तो कैसे वो टावर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसके पानी में ही यानी समुद्र के नीचे ही डूब गए हैं और उनके ऊपर फिर बाद में मॉस और फ्लावर्स यानी समुद्री फूल और नीले रंग की जो काई होती है, तो उसकी एक परत चढ़ गई। और अब उन टावर्स और पैलेसेस को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि समुद्र के हल्के हल्के वेव्स के साथ ही वो भी उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो ये सपना खुद मेडिटेरेनियन सी देख रहा होता है, एज इफ कि वो कोई व्यक्ति हो या कोई लिविंग पर्सन हो। और पोएट जब इस पूरे सीन के बारे में इमेजिन करते हैं और वो जब उन टावर्स और पैलेसेस के बारे में सोचते हैं जो कि अभी पानी के नीचे मौजूद है, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो टावर्स और पैलेसेस अभी काफ़ी ख़राब कंडीशन में हैं। और पोएट जब उन ब्यूटीफुल इमेजेस को अपने दिमाग में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो अभी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। फिर इसके फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं, Thou from whose path the Atlantic's level power cleave themselves into chasm, while far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean, know thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves, O hear.
तो इन लाइंस में अटलांटिक्स लेवल पावर का मतलब है कि अटलांटिक ओशन जो कि मेडिटेरेनियन सी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पावरफुल होता है, तो उसके ऊपर भी जब वेस्ट विंड फ्लो करता है तो वो उसके कामनेस को ब्रेक करके वो उसमें ऊंचे ऊंचे लहरों को उठा देता है। फिर क्लीव देमसेल्फ इनटू काज़म का मतलब है कि अटलांटिक ओशन के कामनेस को ब्रेक करके उसे अंदर से खोखला करके उसमें ऊंचे ऊंचे लहरों को उठा देना। फिर सी ब्लूम का मतलब है पानी के नीचे जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं या वेजिटेशन होता है वो। फिर ऊजी वुड्स का मतलब है वो ग्रीसी या चिपचिपे तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि पानी के या ओशन के नीचे पाए जाते हैं वो। बट उन पेड़ों के पत्तों में सैप नाम का जो फ्लूइड होता है जो कि मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो वो सैप नामक जो वाटरी फ्लूइड है या तत्व है, तो वो उन पेड़ों के पत्तों में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए वो पेड़ अंदर से सूखे होते हैं और बाहर से चिपचिपे। फिर फोलिएज का मतलब है लीव्स या पत्ते। और लास्टली डिस्पॉइल का मतलब है कि किसी चीज का खुद ब खुद नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना। तो अब गाइस इस थर्ड सेक्शन के आखिरी दो स्टैंजास में पोएट अब वेस्ट विंड से ये कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, तुम इतने डेडली हो, इतने अनकंट्रोलेबल हो कि तुम अटलांटिक ओशन जैसे इतने पावरफुल वाटर बॉडी को भी ब्रेक करके तुम उनमें इतने ऊंचे ऊंचे वेव्स को या लहरों को क्रिएट कर देते हो। और इतना ही नहीं, उस अटलांटिक ओशन के गहराइयों में जो नीचे समुद्री पेड़ पौधे हैं और जो मरीन वेजिटेशन है और जिसके पत्तों में सैप नाम का फ्लूइड नहीं होता है, तो वो पेड़ पौधे भी जब तुम्हारे आने की आवाज़ सुनते हैं तो वो भी फिर डर के मारे उनका रंग भी उड़ जाता है और डर से कांपते हुए उनके शरीर से सारे फूल पत्ती झड़ जाते हैं और वो खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पोएट फिर से एक तीसरी बार वो वेस्ट विंड को पुकार लगाते हैं और वो उसे अपने बात सुनने के लिए एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के थर्ड सेक्शन को, और अब हम चलते हैं इसके फोर्थ सेक्शन की ओर। तो इसके फोर्थ सेक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength, only less free than thou, O uncontrollable. If even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven, as then when to outstrip thy sky's speed scarce seemed a vision. तो इन लाइंस में माइटस बियर का मतलब है दैट यू माइट कैरी मी अवे विथ योर सेल्फ। यानी पोएट यहाँ पर वेस्ट विंड से ये कहते हैं कि अगर मैं पेड़ के किसी सूखे पत्ते की तरह होता तो तुम मुझे अपने साथ लिफ्ट करके या मुझे कैरी करके ज़रूर ले चलते। फिर कॉमरेड का मतलब है कंपेनियन या दोस्त। और लास्टली आउटस्ट्रिप का मतलब है टू सरपास एनीवन, यानी कोई रेस में किसी को पीछे छोड़ देना। तो अब गाइस इस पर्टिकुलर सेक्शन में पोएट अब पहली बार वो अपने बारे में बात करते हैं जहाँ पर वो वेस्ट विंड से ये कहते हैं कि अगर मैं कोई इंसान नहीं होता और उसके जगह पर अगर मैं पेड़ के किसी पत्ते की तरह होता, सूखे पत्ते की तरह होता, तो तुम मुझे अपने साथ कैरी करके या लिफ्ट करके ज़रूर ले चलते। अगर मैं आकाश में मौजूद किसी बादल की तरह भी होता तो तुम मुझे अपने साथ उड़ने भी देते और तुम इसके लिए मुझे कभी मना नहीं करते। और अगर मैं समुद्र में या पानी में उठने वाले किसी लहर की तरह भी होता या किसी वेव की तरह भी होता जिसे कि तुम धक्का देते हो या पुश करके आगे ड्राइव करते हो, तो मुझे फिर काफ़ी फ्री महसूस होता, आज़ाद महसूस होता। इवन दो मैं तुम्हारे जितना फ्री और अनकंट्रोलेबल तो नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट फिर भी अगर मैं समुद्र में उठने वाले किसी लहर की तरह या किसी वेव की तरह होता जिसे कि तुम आगे पुश करते हो, तो मैं भी फिर तुम्हारी ताकत को थोड़ा फील कर पाता और उसे शेयर कर पाता। फिर इसके सेकंड और थर्ड स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि अगर मैं फिर से एक बच्चा बन जाता जिस तरह से मैं बचपन में हुआ करता था, और जब मैं तुम्हारे साथ किसी दोस्त की तरह या तुम्हारे किसी साथी की तरह मैं तुम्हारे साथ आकाश की ऊंचाइयों में इधर उधर उड़ा करता था, तो अगर मैं फिर से वही बच्चा बन जाता हूँ तो इस बात को सोचने में कोई बेवकूफ़ी नहीं होगा या कोई पागलपन नहीं होगा कि मैं और भी ज़्यादा स्पीड उड़ सकता हूँ और मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और पीछे छोड़ सकता हूँ, और मुझे तुम्हें इस तरह से बुलाने की या तुम्हें प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट अभी फ़िलहाल मैं वापस वैसा बच्चा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ या मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि तुम प्लीज़ मुझे किसी वेव की तरह या किसी सूखे पत्ते की तरह या किसी बादल की तरह ऊपर लिफ्ट
लिफ्ट कर लो और मुझे बचा लो, क्योंकि मैं ज़िंदगी के उन कांटों में फंसता जा रहा हूँ, उसमें गिरता जा रहा हूँ और मैं भीतर से ब्लीड कर रहा हूँ और मैं ज़ख्मी हूँ। यानी मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ पर समय का भार मुझ पर बहुत ज़्यादा अधिक है और वो मुझे किसी लोहे के बेड़ियों से या किसी लोहे के जंजीरों से बांधे हुए हैं और मेरा फ्री विल, मेरा प्राइड भी भीतर से ख़त्म होता जा रहा है। पर एक समय ऐसा भी था जब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा तेज़, अनकंट्रोलेबल और प्राउड हुआ करता था। बट अब वो समय बीत गया है और इसीलिए पोएट अब वेस्टविंड से मदद मांग रहे हैं ताकि वेस्टविंड पोएट को उनके लाइफ के बुरे परिस्थितियों से ऊपर उठा सके। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम के फोर्थ सेक्शन को और अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ सेक्शन की ओर या इसके आखिरी सेक्शन की ओर। तो इसके फिफ्थ सेक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone. Sweet though in sadness, be thou, spirit fierce, my spirit, be thou me, impetuous one. तो इन लाइंस में लायर का मतलब है एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वीणा होता है ना, तो वैसे ही एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे कि जब बाहर खुले में रखा जाता है और तेज़ हवा उसमें से होकर गुजरती है तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर में से खुद ब खुद एक काफ़ी सूदिंग सा म्यूजिक या साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर ट्यूमल्ट का मतलब है काफ़ी तेज़ हवा चलने से जो शोर पैदा होता है, जो नॉइज़ क्रिएट होता है वो। फिर माइटी हारमोनीज का मतलब है किसी तरह का कोई इम्प्रेसिव म्यूजिक। और लास्टली इम्पेचुअस जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है तो ये रेफर करता है वेस्ट विंड को, जो कि बहुत पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल है। तो अब गाइस, इस फिफ्थ सेक्शन के पहले दो स्टैंजाज में तो पोएट वेस्टविंड से ये रिक्वेस्ट करते हैं या वो उससे ये विनती करते हैं कि ओ वेस्टविंड, तुम मुझे अपना एक लायर बना लो या तुम मुझे अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो, जिस तरह से तुमने पूरे फॉरेस्ट को और लीव्स को अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। यानी जब तुम जंगलों के बीच में से होकर गुजरते हो तो तुम्हारे वहाँ फ्लो करने से पेड़ों पर से सभी सूखे पत्ते टूट कर गिरने लगते हैं और वो सभी चीज़ें फिर आपस में मिलकर वो एक म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करते हैं या वो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए पोएट भी ये चाहते हैं कि वेस्ट विंड उन्हें भी अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना ले ताकि वेस्ट विंड जब उनके पास से होकर गुजरे तो वो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करे। फिर पोएट वेस्टविंड से आगे ये भी कहते हैं कि क्या हो गया अगर मेरे भी पत्ते यानी मेरी भी पोएटिक क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी की पावर्स ख़त्म होने लगी है। तो यानी क्या हुआ था कि उसी साल पोएट के बेटे विलियम की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसीलिए पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस तरह से ऑटम के सीज़न में पेड़ों पर से सभी सूखे पत्ते झड़कर गिर जाते हैं, तो क्या हो गया अगर मेरे भी पत्ते या मेरी भी पोएटिक क्रिएटिविटी ख़त्म होने लगी हो। तो बट अगर तुम मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो और मेरे भीतर से फ्लो करो तो मैं फिर से चार्ज अप हो जाऊंगा, मैं फिर से एनर्जी से भर जाऊंगा, जिसके बाद मैं और ये पूरा जंगल हम दोनों तुम्हारे साथ मिलकर हम एक ब्यूटीफुल सा सैड ऑटम सॉन्ग को प्रोड्यूस करेंगे। सो इवन दो वो म्यूज़िक थोड़ा सैड ज़रूर होगा बट वो काफ़ी स्वीट और सूदिंग होगा। इसीलिए पोएट बार बार वेस्टविंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि ओ वेस्टविंड, तुम अपने स्पिरिट को या तुम अपने आत्मा को मेरे आत्मा के साथ मर्ज कर दो या उसे मेरे आत्मा के साथ मिक्स कर दो ताकि हम दोनों एक हो जाएं और अनकंट्रोलेबल बन जाएं। और अब फाइनली इसके आखिरी तीन स्टांजास में पोएट ये लिखते हैं, Drive my dead thoughts over the universe, like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished heart ashes and spark. My words among mankind, be through my lips to unawaken earth. The trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind? तो इन लाइंस में डेड थॉट्स का मतलब है आउटडेटेड थॉट्स, पुराने थॉट्स या पुरानी सोच। फिर क्विकन अ न्यू बर्थ का मतलब है समाज में, सोसाइटी में एक नए सेट ऑफ आइडियाज़ को जन्म देना। फिर इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स का मतलब है कि पीबी शेली के पोएम्स को लोगों द्वारा पढ़े जाना, वो भी किसी मंत्र की तरह। फिर अनएस्टिंग्विश हर्ट का मतलब है आग की भट्टी का पूरी तरह से ना बुझना और उसमें अभी भी आग के कुछ अंश का या स्पार्क का बचे रहना। और लास्टली अनअवेकेंड अर्थ का मतलब है सोते हुए लोग जो कि अभी भी नींद में हैं और सो रहे हैं।
तो फाइनली इस पोयम के आखिरी 3 स्टैंजास में पोएट वेस्टविंड से अब ये कहते हैं कि तुम मेरे डेड थॉट्स को या तुम मेरे पुराने आउटडेटेड ख्यालों को इस पूरे यूनिवर्स के हर कोने में फैला दो, जिस तरह से तुम पेड़ों के सूखे पत्तियों को जंगल के हर तरफ फैला देते हो। यानी जिस तरह से पेड़ों के सूखे पत्ते ऑटम के सीजन में सिर्फ एक गार्बेज की तरह होते हैं, कूड़े की तरह होते हैं, तो उसी तरह से पोएट के आउटडेटेड थॉट्स अभी के लिए सिर्फ एक गार्बेज की तरह हैं। बट जिस तरह से वो सूखे पत्ते पूरे विंटर वो जंगल की ज़मीन को फर्टिलाइज करने का काम करती है, और वो स्प्रिंग के मौसम में उसी उपजाऊ ज़मीन में से नए पेड़ और फूल निकलते हैं, तो ठीक उसी तरह से मेरे थॉट्स भी यानी पोएट के थॉट्स भी अभी के लिए सिर्फ एक गार्बेज की तरह हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सभी थॉट्स उन बिखरे हुए सीड्स की तरह वो लोगों के भीतर एक नए और एक्साइटिंग आइडियाज़ को जन्म देने का काम करेगी। फिर पोएट वेस्टविंड से आगे ये भी कहते हैं कि तुम मेरे थॉट्स को, मेरे पोएम्स को एक प्रेयर में बदल जाने दो, एक मंत्र की तरह बन जाने दो, जिसको पढ़कर लोगों के पहले तो जो पुराने थॉट्स थे वो जलकर भस्म हो जाएंगे और राख बन जाएंगे, और फिर उसके बाद उनके अंदर एक नया स्पार्क जनरेट होगा, एक नए सेट ऑफ आइडियाज़ का जन्म होगा, जो कि इस पूरे सोसाइटी को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तुमको जो भी बोलना है तुम मेरे थ्रू बोलो, क्योंकि मेरी ये बॉडी किसी ट्रम्पेट की तरह है, किसी शहनाई की तरह है, जिसमें से अगर तुम होकर गुजरोगे और उसमें से जो आवाज़ निकलेगी तो वो सभी सोते हुए लोगों को बिल्कुल जगा कर रख देगी, और वो गूंज इस सोसाइटी के लिए किसी प्रोफेसी की तरह या किसी भविष्यवाणी की तरह होगी। तो फाइनली इस पोयम को पोएट ये सवाल पूछकर वेस्टविंड से ख़त्म करते हैं कि अगर विंटर सीजन आने वाला है और उसके साथ डिस्ट्रक्शन भी आने वाला है, तो विंटर को फॉलो करते हुए उसके पीछे स्प्रिंग भी तो आने वाला है। स्प्रिंग सीजन क्या विंटर सीजन से बहुत दूर है क्या? तो इतना कहकर या इतना पूछकर पोएट यहीं पर इस पोयम को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से फाइनली ये पोयम ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।